नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरे जीके को एमसीक्यूज़ के रूप में कवर कर रहे थे। ज्योग्राफी को हम कवर कर रहे हैं और ये हमारा ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट यहाँ पर होगा। इससे पहले के दो वीडियो में हमने पहले ज्योग्राफी के कुछ प्रमुख जो आपके सिद्धांत हैं उनको देखा। सेकेंड वीडियो में हमने पूरे सौर मंडल को एमसीक्यूज़ को अतिरिक्त तथ्यों के साथ फुल डिटेल में कवर किया। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा वीडियो है भूगोल का, जिसमें हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर आपसे पूछे जाते हैं कि कितने भागों में ये बटी है। आप जानते हैं 3 भागों में बटी है, क्रस्ट, कोर और मेंटल। इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। इसके अलावा हम यहां पर और इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जहां से आपसे प्रश्न बनता है कि जो भारत है ये पहले किस मुख्य भूमि का हिस्सा था। आपने पढ़ा होगा कि भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो प्रश्न बनते हैं यहां से। और इसी के जैसे कि दूसरा लैंड कौन सा था, उससे कौन कौन से महाद्वीप टूटकर बने, गोंडवाना लैंड से भारत के अलावा और कौन कौन से द्वीप यहां पर बने। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इसके वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है और देखिए, हम यहां पर ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं बल्कि इनसे जुड़े हुए जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को और सरल भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इनका क्रम लगाने को भी आता है कि पहली कौन सी परत है, दूसरी कौन सी परत है, तो डिटेल में यहां पर समझेंगे। ठीक है, जो सियाल है, सीमा है, निफा है, इसके रूप में भूगर्भ का विभाजन स्वेज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। देखिए, जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका क्रस्ट। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। ये बनी किससे है, ये सियाल से बनी है। सियाल यानी कि आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सियाल इसी को कहते हैं। तो जो क्रस्ट है ये आपकी सियाल से बनी हुई है। ठीक है, दूसरी जो परत है, पहली तो हमारी सबसे ऊपरी परत कौन सी है, क्रस्ट। दूसरी जो परत है वो है मेंटल। जो ये मेंटल है ये मुख्यतः आपकी सीमा से बनी है। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, और जो तीसरी है वो कहते हैं, हम उसे कोर कहते हैं। ठीक है, जो तीसरी परत है उसे कोर कहते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है, कोर। सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो आप बताते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो ये कोर है ये किससे बनी है, ये निफे से बनी है। निफे यानी कि निकेल और फेरस। ठीक है, ये सारी चीजों, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो सियाल, सीमा और निफे के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। सियाल यानी कि जो क्रस्ट है, सीमा यानी कि जो मेंटल है, और निफे यानी कि जो आपकी कोर है। ठीक है, चलिए, और इनको इस भाग, इन नामों से कि सियाल, सीमा, निफे, किसने वर्गीकृत किया, ये किया था सुवेस ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। अब क्रम आपने लगाना है कि सबसे ऊपर कौन सी परत है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि सबसे पहली, सबसे ऊपरी परत कौन सी है, क्रस्ट। ठीक है, और क्रस्ट किससे बनी है, आपकी सियाल से बनी है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आएगा। दूसरी परत है मेंटल। मेंटल किससे बनी है, सीमा से, तो ये आएगा आपका फर्स्ट। और तीसरी है आपकी कोर, जो कि निकल और फेरस से बनी है, यानी कि निफे से बनी है, ये आएगा आपका तीसरा। तो 2 1 3 ये इसका क्रम होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, लेकिन अगर हम बोलें कि किससे बनी है तो सियाल से बनी है। ऐसे ही दूसरी और तीसरी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपने बताना है। पढ़ते हैं इनको। पहला स्टेटमेंट है, जो सियाल है ये ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है, ये सही है।
दूसरा, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसॉल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों से हुआ है। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमा यानी कि मेंटल, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है कि मेंटल जो क्षेत्र है, जो परत है, उसका निर्माण किससे हुआ है, और बहुत बार आपको ऑप्शन में केवल बेसॉल्ट मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। जो कोर होती है उसमें निकेल और फेरस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी कथन यहां पर सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और आज की वीडियो में हम एक और जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जिसके बारे में लगातार क्वेश्चन बनते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, इनके बारे में प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी हम डिटेल में एमसीक्यूज के रूप में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। देखिए वही क्वेश्चन है, बेसॉल्ट चट्टानों की अधिकता, अभी मैंने आपको बताया सीमा, तो अब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सियाल, सीमा और जो आपकी निफे है क्या है, क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या है, ठीक है। तो सीमा किससे बनी है, बेसॉल्ट चट्टानों से। एक और चीज आपको यहां पर याद रखना है, ये जो सीमा वाला क्षेत्र है, जो मेंटल वाला क्षेत्र है, इसे महासागरीय क्रस्ट भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। इसके अलावा महासागरीय क्रस्ट या महासागरीय परत भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो समुद्र होता है, समुद्र तल का जो मेन हिस्सा आता है वो सीमा वाले क्षेत्र में ही पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महासागरीय क्रस्ट या महासागरीय परत। क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है। तो ये होती है आपके निफे में यानी कि कोर में, ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए सियाल शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल भी स्वेस के द्वारा ही किया गया था। मैंने ऊपर आपको डिटेल में बताया, जो पृथ्वी है इसकी सबसे ऊपरी परत कौन सी है, सियाल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रस्ट, ठीक है। क्योंकि ये सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की यहां पर प्रधानता है, इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। जो क्रस्ट है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसकी जो औसत मोटाई है, कितनी मोटाई है इसकी, तो इसकी औसत मोटाई पूछी जा सकती है, 30 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई है। ये महाद्वीपों के बीच में, महासागरों के बीच में अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की मोटाई की, तो ये लगभग 5 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए कि कौन सी क्रस्ट के बीच का जो क्षेत्र है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। देखिए क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, जो क्रस्ट वाली परत है इसे दो भागों में बांटा गया, एक को बोला गया ऊपरी क्रस्ट, एक को बोला गया निचली क्रस्ट। इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। इसे कोनराड असंबद्धता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि जो ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट है इनके बीच को क्या कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच को क्या कहते हैं, वो अभी हम सारा एक साथ देखेंगे। पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो पहली परत कौन सी है, मैंने आपको बताया सियाल। दूसरी परत कौन सी है, सीमा, और इसी के बारे में तो पूछ रहा है कि ऊपर से दूसरी परत कौन सी है, सीमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ पाया जाता है, यह पाया जाता है निकेल। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। राइट आंसर है, सब स्टेटम में उसने नहीं बांटा था, उसने सियाल, सीमा और निफे में बांटा था। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है। देखिए स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, यहां पर जो पृथ्वी की बाहरी पपड़ी होती है उसे ही स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी की जो बाहरी पपड़ी होती है, बाहरी भूपट्टी होती है, उसे ही कहते हैं स्थल मंडल। नेक्स्ट है, देखिए साथ साथ में नोट बनाते हुए चले, और जो क्वेश्चन है इनको आप वन लाइनर के रूप में, कि आपने ऊपर क्वेश्चन लिखा उसके नीचे आपने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिए, तो इस सीरीज को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके ज्योग्राफी के बहुत अच्छे नोट्स यहां पर बन जाएंगे। नेक्स्ट है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो ये मापी जाती है लगभग 100 किलोमीटर के आसपास।
निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? देखिए, बेरिस्फीयर कहा जाता है कोर को, ठीक है। और कोर क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है यानी कि कोर, उसे बेरिस्फीयर भी कहते हैं। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने केवल इतना पढ़ा है कि बेरिस्फीयर कोर को कहते हैं, ये नहीं पढ़ा कि सबसे आंतरिक परत भी यही है, तो फिर आप इस आंसर को नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो यहां पर बेरिस्फीयर किसे कहा जाता है, किस परत को कहते हैं? तो जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है उसे बेरिस्फीयर कहते हैं, जिसका सामान्य नाम क्या है? कोर। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या होती है? तो जैसे जैसे आप भूगर्भ में जाएंगे, पृथ्वी के अंदर आप जाते जाएंगे, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और इसकी जो दर होती है वो होती है ऑप्शन सी, 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है जैसे ही आप 32 मीटर नीचे जाएंगे, यानी कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? देखिए, सियाल, सीमा और निफे, उसमें विभाजन किसने किया था? सुएज ने। लेकिन ये जो सामान्य विभाजन है भूपटल यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसका विभाजन किसने किया है? तो यह विभाजन ग्रांट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन यहां पर गलत है उनको देखना है आपने। पहला स्टेटमेंट है कि भूपटल यानी कि जो क्रस्ट है की औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है, तो लगभग इसी के आसपास होती है, हमने ऊपर देखा 30 के करीब होती है, यहां पर 33 है, ठीक है। दूसरा है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, महासागर में यह छिछला है। ऊपर मैंने आपको बताया महाद्वीप में कितनी है, लगभग 30 के करीब, और महासागर में कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर के करीब, ठीक है। तो मोटाई है महाद्वीप में और महासागर में क्या है, थोड़ा सा पतला है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, भूपट्टिया जो महाद्वीपीय भूपटल है ये आपके ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, ये आपका सही है, ये भी राइट है। चौथा है, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो आपका महासागर भूपटल होता है इसका ज्यादा होता है महाद्वीपीय के संदर्भ में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? अब देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऊपर मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया कि जो सीमा वाला क्षेत्र है, ठीक है, समुद्र तल का मैक्सिमम हिस्सा इसी क्षेत्र में पड़ता है। सीमा यानी कि जो मेंटल वाला क्षेत्र है, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जो मेंटल वाला क्षेत्र है या जो सीमा क्षेत्र है ये मैक्सिमम आपके बेसॉल्ट चट्टानों से बना है, ये भी बताया। तो क्वेश्चन क्या है यहां पर, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे मेंटल के बारे में पूछ रहा है, सीमा के बारे में पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, बेसॉल्ट चट्टान, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार एक ही क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सीमा जो है समुद्र तल का जो मैक्सिमम हिस्सा पड़ता है वो सीमा या मेंटल में पड़ता है, ठीक है। और मेंटल किससे बना है, बेसॉल्ट से। तो आप आसानी से इससे टिक कर जाएंगे कि महासागरीय सतह जो है वो किससे बनी है, बेसॉल्ट चट्टानों से। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपका जो मेंटल वाला परत है वो और ज्यादा क्लियर आपकी हो जाएगी, ठीक है। चीजों को लिंक करते हुए मैं बता रहा हूं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। अब देखिए मेंटल के बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो गलत हैं। पहला, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। तो देखिए जो क्रस्ट था कितने तक था, हमने देखा कि 30 से 35 तक था, मैंने आपको 30 बताया, एक ऑप्शन में 33 था, तो आप इसे मान के चले क्रस्ट जो है 30 से 35 किलोमीटर है। 35 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक का जो गहराई है, जो क्षेत्र है, वो आपके मेंटल में पड़ता है, इसीलिए मेंटल वाला क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसकी रेंज कहां है, 35 से लेकर के 2900 तक, फिर 2900 से लेकर लगभग 6300 तक आपका जो कोर है वो पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो प्लास्टिक की अवस्था में ये नहीं है, जो ये आपका है बेसॉल्ट पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। तीसरा, पृथ्वी के आयतन का 83.5% द्रव्यमान और
आयतन का 83 और द्रव्यमान का 67 भाग मेंटल में है। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको याद इसको रखना है, ठीक है, पूछा जाता है। जो पृथ्वी का पूरा वॉल्यूम है, आयतन है, इसका लगभग 83% भाग क्या है, मेंटल। पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है उसका 67.8% क्या है, मेंटल है, ठीक है। और इसका घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 तक है, यह भी बिल्कुल सही है, ठीक है, 3 से 5 तक। नेक्स्ट है स्थल मंडल में सम्मिलित हैं। तो स्थल मंडल में कौन कौन शामिल है यहां पर, तो देखिए स्थल मंडल में आपका जो ऊपरी भूपटल है यानी कि क्रस्ट, निचली भूपटल यानी कि अपर क्रस्ट और निचली क्रस्ट, दोनों क्रस्ट आती हैं, और जो मेंटल का ठोस ऊपरी भाग है यह शामिल होता है स्थल मंडल में, ठीक है। यानी भूपटल और यानी कि क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों को मिलाकर ही स्थल मंडल यहां पर बनता है, आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। देखिए स्थल मंडल का जो विस्तार है ये आपके 100 किलोमीटर की गहराई तक आता है। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, तो वाइट ऑफ द अर्थ यहां मेंटल को ही कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। अब ऊपर मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो मेंटल है किससे बना है, आप आसानी से बता देंगे, सीमा से बना है, ठीक है। और किसकी प्रधानता होती है आपको बस ढूंढना है, सिलिका और मैग्नीशियम कहां पर लिखा है, आप सीधा ऑप्शन, अच्छा थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन डी होगा ये, ठीक है, ऑप्शन सी प्रिंट हुआ है, कोई नहीं। तो सिलिका और मैग्नीशियम आप सर्च यहां पर देखेंगे और आप आंसर टिक कर देंगे। तो मेंटल पूछा था, आपने बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है कोर, ये किससे बनी है, तो आप आसानी से बता देंगे निफे से बनी है। जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, वो किससे बनी है, आप आसानी से बता देंगे, वो आपके सियाल से बनी है, ठीक है। तो यही होता है जब आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, फिर वो आपसे कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ ले, आपका आंसर हमेशा निकलेगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम भले ही सीरीज को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं, लेकिन आपके थ्योरी के नोट्स और प्रॉपर नोट्स यहां पर तैयार होंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। अब देखिए यहां पर घुमाने वाला प्रश्न आ गया। हमने ऊपर 2 नंबर देखे थे, एक लगभग 67% के करीब यानी कि 68% और एक लगभग 83% के करीब, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आयतन कितना था और द्रव्यमान कितना था, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर द्रव्यमान पूछा है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत हिस्सा मेंटल में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लगभग 68% हिस्सा, ठीक है। तो 68% क्या है द्रव्यमान, 83% क्या है आयतन। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा ऑप्शन घुमा देता है, ठीक है। आपको आयतन दे देगा 68%, द्रव्यमान दे देगा 83%, तो वहां पर हो जाता है कंफ्यूजन। एक ऐसा ही प्रश्न आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जो द्रव्यमान है वो 68% है और जो 83% है ये आयतन है। पृथ्वी का ज्यादा भाग किससे बना है, मेंटल से बना है, इसको भी ध्यान रखना। और मेंटल किससे बना है, सीमा से बना है, ठीक है। मोह असंबद्धता किसके बीच स्थित है। अब हम यहां पर इनके जो क्षेत्र हैं बीच के, उनको कर लेते हैं। आपको केवल 3 बातें याद रखनी है कि आपकी जो पृथ्वी है वो 3 परतों से बनी है। सबसे ऊपर है आपकी क्रस्ट, ठीक है, सबसे ऊपर क्या है आपका क्रस्ट है। दूसरे नंबर पर आपका मेंटल आता है और तीसरे नंबर पर आता है आपका कोर, ठीक है। जो क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इनके बीच के क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं दूसरी तरफ, जो आपका निचली क्रस्ट है, ठीक है, और मेंटल है, इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो क्रस्ट और मेंटल, इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है मोह असंबद्धता, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है, ये क्रस्ट है ना, तो मान लीजिए ये ऊपरी क्रस्ट है, ये निचली क्रस्ट है, ठीक है। फिर यहां पर मेंटल आएगा, ठीक है। तो ऊपरी और निचली क्रस्ट के बीच को हम कहते हैं कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट और मेंटल, इसके बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका जो मोह असंबद्धता, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल होता है, इनकी आप एक चार्ट बना लेना, ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इनके बीच में होता है आपका रैपिटी असंबद्धता, ठीक है।
निचले मेंटल और फिर जो कोर आता है इसके बीच में होता है गुटेनबर्ग विशार्ट असंबद्धता, ठीक है। और आंतरिक कोर और बाहरी कोर इनके बीच के क्षेत्र को लेहमन असंबद्धता कहते हैं। ये आपको चारों याद रखने हैं, जितने भी यहां पर आपको नाम पूछे जाते हैं बीच वाले क्षेत्र, ये आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कोर किससे बना है, आप सीधा बताएंगे निफे से बना है। आपको केवल निकेल और फेरस यानी कि आयरन यहां पर ढूंढना है, ठीक है। आयरन यानी कि लोहा, तो लोहा और निकेल से बना है पृथ्वी का कोर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन यहां पर गलत है। देखिए, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। महासागरीय बेसिन में बेसोल्ट चट्टानों की प्रधानता है। जो महाद्वीप है यानी कि क्रस्ट वाला हिस्सा मैक्सिमम वहीं पे आएगा, ठीक है। महासागर में सीमा में पड़ता है, ठीक है। जब मेंटल में आपका महासागरीय पड़ गया, ये बेसोल्ट से बना है, ऊपर हमने देखा। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी हम ऊपर देख चुके हैं कि जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है उसे बेरिस्फीयर कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत है क्या, कोर है, ठीक है। चौथा कह रहा है पृथ्वी के समस्त आयतन का 68% है और द्रव्यमान का 83% मेंटल में है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। आयतन 68% नहीं है, आयतन 83% है, 83.5। द्रव्यमान 68% है। तो ऐसा स्टेटमेंट और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चला क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर नंबर उसने उलट दिए हैं। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो देखिए, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या होगा। ये क्रम होता है, सबसे पहले परतदार, फिर आती है ग्रेनाइट चट्टानें और फिर आता है बेसॉल्ट। इनको आपको याद रखना है, ठीक है। भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, इसको विभिन्न करना, विभिन्न तत्वों में की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा, यानी कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है क्रस्ट में, ठीक है। यहां पे हम तत्वों की बात कर रहे हैं, कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है। यह है आपका सबसे ज्यादा जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा यहां पर पाया जाता है भू प्रपट्टी में, यह है आपका ऑक्सीजन। यह लगभग 46% पाया जाता है। पूछा जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, ये लगभग आपका 27% है, ठीक है। फिर आता है एल्यूमिनियम जो कि लगभग 8% है, और फिर आता है लोहा जो कि लगभग आपका लोहा जो है 5% के करीब है। आप इनको उससे भी याद कर सकते हैं, अगर आपने जो ऊपर हमने बातें करी वो आपको क्लियर हुई है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, उससे भी आप बता देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, आपको बस ये याद रखना है। जो हमारी दो परत हैं, एक है सियाल और एक है सीमा, तो सियाल और सीमा यानी कि सिलिकॉन तो होगा ही होगा। दूसरा आ जाता है एल्यूमिनियम और फिर आयरन, आप इनको याद कर सकते हैं। तो क्रम आपने याद रखना है, क्रम क्या है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और फिर लोहा। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इनमें से बताना है कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। दूसरे पे आता है सिलिकॉन, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, वो ऑप्शन में है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथे पर आता है लोहा और पांचवें नंबर पर आपका कैल्शियम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो देखिए, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग 30 किलोमीटर के करीब है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने चाहिए, मैं बार बार कहूंगा। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी, और हम यहां पर थ्योरी को भी क्लियर करते हुए चलते हैं, मैं क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलता हूं। देखिए, मेंटल के जो नीचे है क्रोड, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, किससे बना है। हमने बोला ये निफे से बना है, यानी कि निकेल और फेरस यानी कि लोहा। आपको यहां पर निकेल तो नहीं है लेकिन लोहा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा था, निफे इसका आंसर होना था, लोहा आंसर होगा।
वलन क्रिया किसका परिणाम है? देखिए वलन क्रिया जो है यह आपके पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, होता क्या है जब पृथ्वी के अंदर कुछ बल काम करते हैं, जैसे एक कंप्रेशन फोर्स काम करती है जिसे हम स्पंदन बल कहते हैं। ठीक है, कंप्रेशन फोर्स, और एक होता है तनाव बल जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इन बलों के कारण क्या होता है, कुछ परतें मुड़ जाती हैं, कुछ परतों के जो भाग होते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, कुछ धंस जाते हैं। ठीक है, इन्हीं मोड़ों को वलन कहते हैं। ठीक है, तो यहां वो जो वलन क्रिया है किसका परिणाम है? ये पर्वत निर्माणकारी बल का निर्माण यह परिणाम है। ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच पाई जाती है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता ऊपर मैंने आपको पूरा बताया किस किस के बीच में है, आपने उम्मीद करता हूं लिखा होगा उनको। ठीक है, तो आप आसानी से बता देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन जाते हैं। जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये मेंटल और कोर के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक बार जल्दी से हम इनको देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। ठीक है, देखिए ऊपरी क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कोनराड असंबद्धता। ठीक है, जो क्रस्ट और मेंटल है इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्रस्ट और मेंटल उसके बीच के क्षेत्र को मोह असंबद्धता कहते हैं। मेंटल, जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल इनके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है रैपेटी असंबद्धता। ठीक है, निचले मेंटल और ऊपरी कोर इनके बीच के क्षेत्र को गुटेनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, निचला मेंटल और ऊपरी कोर या बाहरी कोर इनको क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। और जो बाहरी कोर और आंतरिक कोर होती है इनके बीच के क्षेत्र को लेहमन असंबद्धता कहते हैं। ये सारी आपको याद होने चाहिए, पेपर में आते हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? देखिए महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो ये दोनों के दोनों प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, उच्चावच होते क्या हैं? देखिए जो पृथ्वी होती है, धरातल है, इसकी ऊंचाई नीचाई से बनने वाले जो आकार होते हैं, जो आपके अलग अलग जगह पर कहीं पे ऊंचाई होती है और निचाई होती है, इसके कारण जो अलग अलग आकार बनते हैं, जैसे पर्वत बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, मैदान बनते हैं, पठार बनते हैं, उन्हीं को उच्चावच कहते हैं। ठीक है, 3 श्रेणियां इसकी बनाई गई हैं, 3 कैटेगरी। तो प्रथम श्रेणी में आपके महाद्वीप और महासागर रखे जाते हैं। दूसरी श्रेणी में जो आपके पर्वत, पठार, मैदान, झील ये होते हैं, इनको रखा जाता है। तीसरी श्रेणी में जो डेल्टा होते हैं, खाड़ियां होती हैं, इसके अलावा जो ग्लेशियर होते हैं, इनको यहाँ पर रखा जाता है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है। ठीक है, कि पृथ्वी की जो ऊंचाई निचाई वाला हिस्सा है, इसके कारण जो ये बड़े बड़े देश बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं, पर्वत, पठार बनते हैं, इन्हीं को कहा जाता है उच्चावच। 3 श्रेणियां हैं, पहली में महाद्वीप महासागर आते हैं, दूसरी में पर्वत, पठार, मैदान ये आते हैं, और तीसरी में आपके जो खाड़ी, डेल्टा, इसके अलावा ग्लेशियर होते हैं ये आते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? देखिए आप जानते हैं पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, लगभग 71% हिस्सा पृथ्वी का जल है। ठीक है, पृथ्वी में जल है, महासागर उसमें फैले हैं। 29% हिस्से पर ही आपकी क्या है? महाद्वीप है या स्थल का फैलाव है। ठीक है, तो एग्जैक्ट की बात करें, ये तो लगभग में है, एग्जैक्ट की बात करें तो 29.2% हिस्सा पृथ्वी में क्या है? महाद्वीपों का विस्तार यानी कि स्थल पाया जाता है, और बाकी का आपका जो लगभग 71 के करीब बैठता है, यहां पर आपका जल पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी आप जानते हैं 2 गोलार्धों में बटी है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध है यहां पर 61% जल पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल पाया जाता है। यहां पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितना प्रतिशत है? 39, यहां पर है 19%। यहां से एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। पूछा जाएगा जलीय गोलार्ध किसको कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को। यहां पर भूमि ज्यादा है, ठीक है, यानी कि इसकी तुलना में भूमि यहां पर ज्यादा है। ठीक है, दोनों जगह जल तो ज्यादा ही है, क्योंकि पृथ्वी में 71% तो जल है, लेकिन भूमि यहां पर दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा है, इसीलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, बताइए भारत कौन से गोलार्ध में? भारत स्थलीय गोलार्ध में पड़ता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी थी कि इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
जो ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। इसको किसने दिया था? इसे दिया था वैगनर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे वैगनर, पूरा नाम था एल्फ्रेड वैगनर। 1912 में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, इसी एक्सप्लेनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और यह भी पता चल जाएगा कि भारत और एशिया किस भूखंड के हिस्सा थे पहले। ठीक है, जो ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, इसके अनुसार जो वैगनर है, इन्होंने कहा कि पुराने टाइम पर, बहुत साल पहले, पूरा जो दुनिया थी, पूरी दुनिया के जो महाद्वीप हैं वो सारे एक भूखंड थे। ठीक है, यानी कि सबके सब, चाहे वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस महाद्वीप को पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था। ठीक है, इस महाद्वीप को क्या नाम दिया उन्होंने? पेंजिया महाद्वीप दिया। इस महाद्वीप के चारों ओर एक बड़ा महासागर था जिसे पैंथलासा कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैंथलासा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पूरे महाद्वीप का नाम क्या है, जिसमें अभी वर्तमान के जितने भी महाद्वीप हैं सब इसी में शामिल थे, इसे पेंजिया कहा जाता था। और जो इसके साइड साइड में पूरा एक विशाल महासागर था, इसे पैंथलासा महासागर कहा जाता था। ठीक है, हुआ क्या, आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले, मैं आपको इस सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं, 30 करोड़ साल पहले जो पेंजिया महाद्वीप था, ये टूटना शुरू हो गया। पेंजिया महाद्वीप दो टुकड़ों में टूटा, एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। ठीक है, समझ गए आप? जो ये पेंजानिया द्वीप था, महाद्वीप था, कितने भूखंडों में टूटा? दो। एक था आपका अंगारा लैंड, जिसे लॉरेशिया कहते हैं, और एक था आपका गोंडवाना लैंड। कब हुआ ये? 30 करोड़ साल पहले। 10 करोड़ साल के बाद, यानी कि आज से 20 करोड़ साल पहले, ये जो दोनों भूखंड टूटे थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, इन दोनों में भी टूटनी शुरू हो गई, यानी कि इन दोनों का भी यहां पर विखंडन शुरू हो गया। ठीक है, जो अंगारा लैंड था, इसका विखंडन हुआ, इससे बने आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड। ठीक है, जो अंगारा लैंड था, इसमें से कौन कौन से महाद्वीप बने? आपका देखिए, उत्तरी अमेरिका इसी से बना, यूरोप इसी से बना, एशिया जो है, एशिया में ही भारत आता है, लेकिन एशिया किसका हिस्सा था? एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा था। ठीक है, जो दूसरा बड़ा सा भूखंड था गोंडवाना लैंड, इससे कौन कौन बने? इससे बने दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये शामिल हैं। ये सब के सब किसका हिस्से थे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अब आपको याद हो जाएगा, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब किससे निकले? गोंडवाना लैंड से। इनको नोट कर लेना। अंगारा लैंड से कौन कौन निकले? अंगारा लैंड से निकले आपका अमेरिका, यूरोप, एशिया। ठीक है, भारत का जो उपमहाद्वीप है, जिसमें मैंने आपको देशों के नाम बताए कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा नेपाल और भूटान। ठीक है, इनके अलावा और श्रीलंका भी इसको शामिल करते हैं। इनके अलावा जो पूरा एशिया है, जिसमें आपका चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पूरा जो एशिया का इलाका है, वो सब किसका हिस्सा था? अंगारा लैंड का हिस्सा था। ठीक है, और ग्रीनलैंड भी अंगारा लैंड से बना। जो गोंडवाना लैंड है, इसमें कौन कौन निकले? इससे निकले आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप निकला, इसमें से ऑस्ट्रेलिया निकला और अंटार्कटिका निकला। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि कौन किसका हिस्सा था। उम्मीद करता हूं पूरी चीजें आपकी इस एक प्रश्न से क्लियर हो गई होंगी। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? देखिए, जो हमने ऊपर सिद्धांत पढ़ा, उस सिद्धांत की जो बेसिक लाइन है, जो उन्होंने बताया, जो वैगनर थे, इन्होंने ही बताया था कि जो कार्बोनिफेरस युग था, इस युग से पहले तक पूरा जो विश्व था वो सब महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। ठीक है, इनका टूटना इसी युग में शुरू होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर पूरी कहानी मैंने आपको बता दी कि जो पूरा एक महाद्वीप था उसे क्या कहते थे? पेंजानिया कहते थे। ठीक है, चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? देखिए, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, इसे दिया गया था 1960 में। कहीं कहीं पर 1962 भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको पहला रेफरेंस 1960 को ही देना है। ठीक है, इसको दिया किसने था? तो इसको दिया था हैरी हैस करके एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसे दिया गया था। ठीक है,
देना तो इन्होंने दिया, ठीक है। अगर पूछेगा दिया किसने, आप बताएंगे हैरी हैस। इस सिद्धांत की व्याख्या किसने करी, इसको बड़े स्तर पर किसने इसको एक्सप्लेन किया, वो नाम याद रखना है आपको, मॉर्गन का, ठीक है। मॉर्गन ने 1967 में इसको एक्सप्लेन किया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था हैरी हैस ने 1960 में, और 1967 में मॉर्गन ने इसका क्या किया, इसको और ज़्यादा इसकी व्याख्या करी। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ था वो कौन सी दिशा है, तो वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, जो भूखंड टूटने शुरू हुए थे, ये किस दिशा में हुए थे, ये आपके भूमध्य से पश्चिमी दिशा में हुए थे, ठीक है। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ। देखिए पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जैसे थ्योरी क्लास में होता है। आसानी से अब आप इसका आंसर बता देंगे कि जो पेंजिया महाद्वीप था इसका विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ठीक है। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब अगर आपने जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर आपको दिया, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसको ध्यान से अगर आप समझ गए हैं, आप इसका आंसर आसानी से कर जाएंगे, भले ही आपने इस क्वेश्चन को कभी भी ना किया हो। वैगनर के अनुसार कौन सा कथन गलत है, देखिए कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जिसे उन्होंने पेंजिया द्वीप कहा, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, बिल्कुल गलत है। ऊपर हमने देखा पैंथालासा करके एक महासागर था जिससे पेंजिया घिरा हुआ था। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बने, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था, जो सागर था, उसे ही टेथिस सागर कहा गया, जो आगे जाकर माउंट एवरेस्ट में बदल गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पेंजिया था वो किस में घिरा हुआ था, पैंथालासा से घिरा हुआ था, टेथिस से नहीं घिरा था। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, बिल्कुल सही है, ऊपर मैंने आपको पूरा बताया। अंटार्कटिका गोंडवाना से निकला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन से आपके इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो महाद्वीपीय विस्थापन, देखिए सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई थी, जो वैगनर ने दी थी 1912 में, ठीक है। इसको बाद में और तरीके से और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करा था किसमें, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया था, हैरी हैस ने दिया था 1960 में। 1967 में व्याख्या किसने करी, मॉर्गन ने करी। तो नवीनतम सिद्धांत कौन सा है महाद्वीपीय विस्थापन को लेकर, वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये था हमारा भूगोल की, हमने आज तीसरी क्लास यहाँ पर करी, ज्योग्राफी की, और इसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखा, बहुत सारे प्रश्नों को देखा। इसके अलावा हमने जो महाद्वीपीय विस्थापन है उसके बारे में देखा, और बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें, आपको पूछे जाते हैं कि भारत किस भूखंड का हिस्सा था, तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। देखिए जो अफ्रीका वाला इलाका है, हमने देखा कि अफ्रीका भी किससे निकला, गोंडवाना लैंड से। तो भारत भी पहले अफ्रीका के ही साथ था, धीरे धीरे इधर से भारत टूटता गया, और यहां पर जो एशिया था, मैंने आपको बताया बीच में क्या था, टेथिस सागर। तो भारत धीरे धीरे इधर से ऊपर टूटता गया, और ये जो टेथिस सागर था ये धीरे धीरे और सिकुड़ता गया, क्योंकि यहां पर हिमालय था और इधर से भारत का जो लैंड था वो ऊपर आ रहा था। तो जो ये टेथिस सागर था ये सीधा ऊपर उठ गया, ठीक है, पीछे पीछे गया, उसके बाद ये ऊपर उठना शुरू हो गया, और वहीं पर बना आपका माउंट एवरेस्ट। इसी के लिए आपको ये याद रखना है, अगर पूछेगा एशिया किस भूखंड का हिस्सा था, तो आप बताएंगे अंगारा लैंड का। अंगारा लैंड को लॉरिशिया भी कहते हैं। और अगर पूछेगा भारत किसका हिस्सा था, तो आप बताएंगे गोंडवाना लैंड का, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 44 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पर जो मुश्किल टर्म है, मुश्किल डेफिनेशन है, उनको बता सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको यहाँ पे कितना स्कोर आपका रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।